नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। रात के 9 बजने को हैं और दिन भर की तमाम अहम खबर और खबरों के मायनों के साथ मैं हूं सुमित झा। सबसे पहले खबर पूर्णिया से। पूर्णिया के रामपुर तिलक गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कई सवाल खड़े करती है। जो वीडियो सामने आया है वो आप देख सकते हैं। ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। जमीन को खाली कराने पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला बोल दिया। साथ ही मौके पर मौजूद ट्रैक्टर को भी जलाने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मौके पर मौजूद लोग कितने उग्र हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। लोगों की माने तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन पर अवैध कब्जे को पुलिस हटाने गई थी, लेकिन लोगों ने कानून हाथ में ले लिया और पुलिस पर ही हमला बोल दिया। दरअसल जमीन के मालिक का नाम अभिनंदन दास है, जिनकी 30 एकड़ जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया था। डीएम के आदेश के बाद ही पुलिस जमीन खाली कराने पहुंची थी। देख लीजिए, ये आदमी बहुत ज्यादा अपना जी जान लगा रहे हैं। देखिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इसी प्रशासन मुंह देख रहे हैं। प्रशासन देखिए इसी मुंह देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब उनको मार रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, आप देखिए प्रशासन अपने उतर गए हैं। प्रशासन अपने आप में आ गए हैं, प्रेम वाले समझाते करते हैं। लगाया जा रहा है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस के मौके पर आज किसानों को पीएम मोदी ने गिफ्ट दिया। साथ ही विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने 6 राज्यों के किसानों से सीधा संवाद किया और किसानों को लेकर मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। एक बटन दबाते ही देश भर के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने 6 राज्यों के किसानों के साथ सीधा संवाद किया। न एमएसपी खत्म होगी और न मंडियां बंद होंगी, इसका भरोसा दिलाते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष के भ्रमजाल को भी तोड़ा। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। दरअसल पिछले 30 दिनों से किसान नए कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। किसानों को समझाने बुझाने के लिए सरकार हर वो रास्ता निकाल रही है जिससे अन्नदाताओं का आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन सियासी चक्रव्यूह में फंसकर कुछ किसान अपनी हट पर अड़े हुए हैं। नए कृषि कानून पर सरकार का साथ देने के लिए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार के किसानों का शुक्रिया अदा किया है। कि किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राज्य तो कांग्रेस को नकार दिया, न वो भारत बंद में शामिल हुए, न उनके धरना में शामिल हुए। और आज पूरा बिहार के जो किसान हैं वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। पटना समेत देश भर के किसानों ने पीएम मोदी का संवाद बड़े ही ध्यान से सुना। पटना के बामेती सभागार में भी भव्य आयोजन किया गया था, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह समेत कई विधायक मौजूद थे। जाहिर है बिहार के किसान नए कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और अमरजीत की रिपोर्ट। दरअसल 7 दिनों में पीएम मोदी ने दूसरी बार किसानों से बात की है। पीएम मोदी ने फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि ना तो एमएसपी बंद होगी, ना ही मंडियां खत्म होगी। केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत का हर दरवाजा खुला रखा है। लगातार बातचीत का न्योता भी दे रही है सरकार। सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत का फिर न्योता भेजा है। केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है और पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं सियासी गलियारे का। कल जेडीयू की अहम बैठक है। एक तरफ जेडीयू पार्टी विस्तार को लेकर तैयारी में जुटी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले ही
अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अरुणाचल में नीतीश को झटका। नीतीश के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। कोई बात नहीं, अभी हम लोगों का मीटिंग है। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट हुई है। जेडीयू के 7 में से 6 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू में टूट अरुणाचल प्रदेश में हुई और हलचल ईटानगर से 1200 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में तेज हो गई। जेडीयू में हुई बड़ी टूट पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। जनता दलियों को देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि क्या जनता दलियों कल भारतीय जनता पार्टी में विलय कर जाएगी या इनकी सोई हुई अंतरात्मा जागेगी। इनके एक एक विधायकों को तोड़ करके जब तक भारतीय जनता पार्टी समूल नष्ट नहीं कर देगी तब तक वो अतिवादता स्वीकार करते रहेंगे। तो मैं समझता हूं जो घटना आज अरुणाचल में घटी है कोई बड़ी बात नहीं, कल को बीजेपी बिहार में भी इसकी पुनरावृत्ति कर दे। और ये देखना अब नीतीश कुमार जी को है कि अपने विधायकों को संभाल के रखें। बीजेपी की नजर उनके विधायकों पर भी है। सहयोगी जनता दल के विधायकों की टूट पर बीजेपी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कारणों से जेडीयू के विधायक बीजेपी में गए हैं, इसका बिहार में दोनों पार्टियों के संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रीय कारण है जिसके चलते वहां के विधायक गए हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम के साथ अटूट गठबंधन है। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी की बैठक में इस पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हो गए। देख रहे हैं, क्या आपकी सहमति थी या पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा है? ये सब कोई बात नहीं, अभी हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सभी सियासी पंडितों को चौंका दिया था। बीजेपी के बाद जेडीयू अरुणाचल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और सरकार में सहयोगी की भूमिका में भी थी। लेकिन ताजा सियासी उलटफेर के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा में अरुणाचल में बीजेपी के 48 विधायक हो गए हैं, जबकि जेडीयू के पास केवल 1 विधायक ही बचे हैं, जिसे विपक्षी नीतीश कुमार को बड़ा झटका बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। वैसे पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने बेहतर तालमेल दोनों में है। 6 विधायकों की टूट के बाद भी नीतीश ने साफ कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल यानी 2019 में चुनाव हुए थे। बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बिहार के अलावा दोनों पार्टियों में कहीं भी गठबंधन नहीं है। झारखंड में भी जेडीयू ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ा था। लेकिन सबके बीच जेडीयू अपनी तैयारी को और धार देने में जुटा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक होने वाली है। 26 और 27 तारीख को होने वाली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बैठक होने वाली और इसी कर्पूरी सभागार में वो बैठक होने वाली और जाहिर सी बात है इस बैठक पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिके रहेंगी, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद ये पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आने वाले समय में जेडीयू कई रणनीतियां बना सकती है। कई सारे एजेंडा भी तय किए जाएंगे आने वाले समय में कि जेडीयू को कैसे मजबूत किया जाए। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के देश भर से आए नेता शामिल होंगे। 26 दिसंबर को शाम 5 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। 26 दिसंबर की बैठक में पार्टी का एजेंडा तय होगा। 27 दिसंबर को 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्य समिति में 225 सदस्य हैं। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष
और तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। सूत्र बताते हैं कि बैठक में दूसरे राज्यों में भी जेडीयू के संगठन विस्तार चर्चा के साथ साथ कई नए चेहरे को भी आगे बढ़ाने की कवायद की जा सकती है। संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जो विषय हैं उस पर हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और चर्चा करके उसमें निर्णय लेंगे। उसमें महत्वपूर्ण ये है कि संगठन को और किस तरह से हम लोग उसको विस्तारित करें, संगठन को और किस तरह से सुदृढ़ और मजबूत किया जा सके, उन्हीं सब विषयों पर हम लोग बैठकर बात करेंगे। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू के कर्पूरी सभागार में ही बैठक की थी और अब चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर बैठक के लिए कर्पूरी सभागार को ही चुना है। सूत्र बताते हैं कि इस 2 दिन के बैठक में कई सारे ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो आने वाले समय में जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 14 महीने बाद हो रही है। पिछली बार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी और संगठन को लेकर कल होने वाली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस बार बिहार चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन उम्मीद से बहुत कम रहा है। तीसरी पार्टी बन गई है जेडीयू। संगठन में बड़े फेरबदल के फैसले के भी आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में ठीक बैठक से पहले 6 विधायकों की टूट पर भी जेडीयू अपना रुख साफ कर सकता है। पटना के बेली रोड पर बन रहे लोहिया पथ चक्र का जायजा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया। प्रोजेक्ट लेट होने की वजहों को जाना। मुख्यमंत्री के मुताबिक जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इसके बाद नीतीश कुमार पटना में बन रहे दूसरे पुलों का भी मुआयना किया। गाड़ियों का ये काफिला सरकार का है। सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक कर गाड़ियां निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ी और फिर उससे नीतीश कुमार बाहर निकले। सीएम के साथ राज्य के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार चल पड़े। उनके साथ अफसरों की फौज भी थी। एक एक चीज की बारीकियों को नीतीश कुमार ने घूम घूम कर समझा। बीच बीच में अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे। प्रोजेक्ट क्यों लेट हुआ समझते रहे। अधिकारियों की टीम समझाने में लगी थी कि आखिर लोहिया पथ चक्र प्रोजेक्ट पूरे होने में देर क्यों हुई। अब इसे पूरा करने की नई तारीख नीतीश कुमार को मिल गई है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। ये वाला पोर्शन अगर हमको आश्वस्त किया है कि जून तक पूरा हो जाएगा और उसके आगे का जितना भी है वो बताइए कब तक हो जाएगा। 21 दिसंबर, अगले साल अंत तक वो बाकी सब पूरा हो जाएगा। नीतीश कुमार जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो लोहिया पथ चक्र देखने में कैसा होगा, इसका 3D एनिमेशन सरकार की तरफ से न्यूज 18 बिहार झारखंड को मुहैया कराया गया। 3D एनिमेशन काफी अच्छा है। इसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में पटना को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें आने और जाने के लिए अलग अलग सड़कें होंगी। ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। नीतीश कुमार ने अफसरों को सुरक्षा और अतिक्रमण को लेकर खास निर्देश दिया है। एनिमेशन में भी इसकी झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। उम्मीद है कि ये पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। जब ये बनकर तैयार होगा तो पटना के ट्रैफिक इंतजामों की सूरत बदल जाएगी। ये लोहिया पथ चक्र पटना के 49 सड़कों को आपस में जोड़ देगा। समूचा बन जाएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से कितने रास्ते पर लोग जा रहे हैं। यानी एक तरफ से अगर निकल रहे हैं तो एक तरफ से ही निकल रहे हैं, फिर दूसरे तरफ जाने का रास्ता बना हुआ है तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। चाहे जितना भी ट्रैफिक हो, सबके जाने आने के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। लोहिया पथ चक्र के साथ साथ नीतीश कुमार ने पटना की ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया। पटना में बन रहे पुलों का जायजा लेने के लिए इनकम टैक्स चौराहा, कोतवाली, करबिगहिया पुल और स्टेशन के पास बन रहे पुलों का भी जायजा लिया, जहां पर उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। शैलेंद्र कुमार, न्यूज 18, पटना। दरअसल 7वीं बार सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। लोहिया पथ चक्र नीतीश कुमार का मेगा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के शुरू होने से पटना वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। जाम की समस्या से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। सीएम नीतीश ने प्रोजेक्ट को पूरा करने का डेडलाइन तय कर दिया है, यानी अगले साल दिसंबर तक प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्देश दिया है। लोहिया पथ चक्र मॉडल एक देश का पहला मॉडल है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल का आज तीसरा दिन है, लिहाजा मरीजों की क्या स्थिति होगी आप बखूबी समझ सकते हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल ने बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
हालांकि सरकार अब हड़ताली डॉक्टरों को लेकर बेहद सख्त हो चुकी है। गरीब आदमी चंदा करके हम आए थे लेकर डॉक्टर बैठिए ना रहा, मरीज मर जाएगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। 3 दिनों से मरीजों का बुरा हाल है, लेकिन चिकित्सक अपनी मांगों पर अड़े हैं। मरीजों को देखने वाला कोई नहीं। भगवान भरोसे टकटकी लगाए ये मरीज हैं बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के परिसर में, जहां सबसे ज्यादा परेशानी है। लेकिन फिलहाल हड़ताल के कारण इनकी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। ठंड है, ठंड में भी काफी मुश्किलों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। जो शेड है जहाँ पर मरीज अभी भी यहाँ पर लेटे हुए हैं, एक तो उनकी तबीयत खराब है और दूसरी ठंड, और उसके बाद जब वो यहाँ आए हैं तो डॉक्टरों की हड़ताल। इनकी परेशानी समझी जा सकती है कि किस तरीके से जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि ये बिहार में सिर्फ पीएमसीएच का ही हाल नहीं बल्कि अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी यही हाल बना हुआ है। दरअसल बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आईजीआईएमएस की तर्ज पर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। पीएमसीएच में सीनियर डॉक्टर तो हैं, लेकिन मरीजों की तुलना में चिकित्सकों की संख्या बेहद कम है। छपरा से आए मोहफिल शाह का कहना है कि उनकी पत्नी का हाथ टूट गया। डॉक्टर ने शुक्रवार का समय दिया था, लेकिन आने पर मुश्किल हालातों से सामना हुआ। यहाँ पे तो कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि हड़ताल है। हम लोग को जानकारी नहीं था। हम लोग रात को बस पकड़ के चले आए। क्या तकलीफ है आपकी? इनका बाएं 2 टुकड़ा हो गया है। इनका बाएं 2 टुकड़ा हो गया। इसमें स्टील लगा हुआ है। इसको फिर चेक कराना था। बाएं सूज गया है। सीतामढ़ी से आए रामसेवक महतो का भी बुरा हाल है। उनके बेटे का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। पीएमसीएच में मिलने का समय मिला, लेकिन अपने गांव से 5000 रुपये चंदा इकट्ठी कर जब वे पीएमसीएच पहुंचे तो ओपीडी बंद मिला। जो ट्रक से एक्सीडेंट हो गया हमारे बचवा, आज का बुलाया हुआ था, डॉक्टर नहीं है, हड़ताल किए हुए है। एम्बुलेंस लाए हैं, 5000 रुपया भाड़ा करके लाए हैं सर। कब आए हैं? ठंड भी काफी है। ठंड रात में आए हैं सर, माने 7-8 बजे रात में। मोहफिल रामसेवक जैसे कई लोग हैं जो सर्द मौसम की मार झेलकर पीएमसीएच आए तो जरूर, लेकिन इलाज संभव नहीं हो पा रहा। मरीजों को देखने वाला भी कोई नहीं है। वहाँ से सदर हॉस्पिटल से यहाँ पर किया गया कि नहीं, आप जाइए पटना पीएमसी में। यहाँ पर आए तो पता चला कि हड़ताल हुआ है। क्या तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ पैर में है, ये सूजन हुआ है, दर्द हुआ है। पट्टा में पेट में दर्द हो रहा है। तो 3 दिन से यहाँ डॉक्टर बैठिए न रहा, मरीज मर जाएगा, मर जाएगा मरीज। पैर में घाव है मेरा भाभी का, बैठिए न रहा डॉक्टर, सब चला जा रहा। तो ये हाल है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का। प्रदेश के कई जिलों से इलाज की उम्मीद में पहुंचे मरीजों और परिजनों का बुरा हाल है। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, लेकिन सर्द मौसम में इन गरीबों की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है। खुले आसमान के नीचे 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन धरती के भगवान से मुलाकात नहीं हुई। अब ऐसे कई मरीज निराश होकर वापस घर लौटने को ही मजबूर हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना काल चल रहा है और जाहिर है कोरोना काल में हड़ताल का वक्त सही नहीं है। हड़ताल की वजह से अभी तक 42 ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को लेकर सरकार अब सख्त हो चुकी है। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों पर अब कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों को आदेश जारी कर दिया है और हड़ताल के दौरान नो वर्क नो पे लागू होगा। हड़ताली पीजी छात्रों के खिलाफ दंडात्मक अब कार्रवाई होगी और हर दिन शाम 4 बजे तक स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट भेजनी होगी। 9 मेडिकल कॉलेजों के 1200 जूनियर डॉक्टर अभी हड़ताल पर हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय सारस्वत परिषद की तरफ से भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली के एनसीईआरटी ऑडिटोरियम में हुए सम्मान समारोह में समाज के अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले
कई लोगों को सम्मानित किया गया। झारखंड के पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे को मालवीय प्रज्ञा सम्मान दिया गया। मालवीय आरोग्य सम्मान ज्योति शंकर त्रिपाठी को दिया गया। मालवीय स्वदेशी स्वभाषा सम्मान उमापति दीक्षित को दिया गया। समाज सेवा में विशेष योगदान के लिए विपिन कुमार सिंह, अजय साहू समेत कई लोगों को भी सम्मान दिया गया। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी तरीके से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से महामना जी के साथ जुड़ना, जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत ही प्रतिष्ठा की बात होती है और मुझे तो इन्होंने सम्मान दिया है आज के दिन, तो मैं इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे लिए एक बहुत बड़ी अनुभूति है। साल 2010 से अखिल भारतीय सारस्वत परिषद की तरफ से इस सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। देश और समाज के प्रति अहम योगदान करने वाले विभूतियों को चयन कर हर साल सम्मानित किया जाता है। अखिल भारतीय सारस्वत परिषद के बैनर तले ये देश का सबसे बड़ा मालवीय जी के नाम पर सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें मालवीय प्रज्ञा सम्मान हमारा सर्वोच्च सम्मान है। मालवीय जी पत्रकार थे तो मालवीय पत्रकारिता सम्मान देते हैं। जो देश के प्रति, समाज के प्रति लगनशील हैं और त्याग कर रहे हैं, ऐसे विभूतियों का चयन हम इस सम्मान के लिए करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के ध्वजवाहक थे। उनकी जयंती पर सम्मानित होना किसी के लिए भी बड़ी बात है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश की रिपोर्ट। टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस ने रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। वो 28 दिसंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। एसीपी मिलिंद भारंबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। कल हमने एक अहम व्यक्ति को अरेस्ट किया है, मिस्टर पार्थोदास गुप्ता, जो कि एक्स सीईओ रह चुके हैं बीआरसी के 2013 से 2019 तक। उनके सीईओ रहते समय ऐसे कहा जाता है कि काफ़ी लोगों के एलिगेशंस थे, विसल ब्लोअर्स के एलिगेशंस थे कि वहाँ पर व्यूवरशिप का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, टीआरपी का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।